गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस को ले रही हूँ और हम लोग लास्ट टर्म पर जिस टॉपिक पर रुके थे वो था सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के ऊपर बात करने के संदर्भ में जिस एस्पेक्ट को हमने सबसे पहले लिया था वह था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हैं जिसको कि हम लोग स्टडी करते हैं। उसमें हमने लिया था राष्ट्र मीन्स नेशंस स्टेट्स, और नेशन और स्टेट को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे प्रथम और सबसे प्राथमिक स्टडी के मटेरियल के रूप में इसलिए लेते हैं, एक अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में हम इसलिए लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो पूरा का पूरा ताना बाना है वह राज्यों की विदेश नीतियों के ऊपर ही निर्भर करता है। राज्य किस प्रकार की विदेश नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, क्या उनकी विदेश नीतियों के निर्धारण में कौन कौन से एलिमेंट्स मेजर डिटर्मिनेंट फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, उसी डोमेस्टिक पॉलिसी का रिफ्लेक्शन हमें अंतर्राष्ट्रीय उनकी वैदेशिक नीति के ऊपर देखने को मिलता है। और इस संदर्भ में हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट टर्म पर वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों के वैदेशिक संबंध होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो वैदेशिक नीतियाँ ढेरों फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जिसमें सबसे पहला तो हम लोग लेते हैं उनकी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनकी टोपोग्राफी क्या है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके यहाँ पर किस प्रकार का रिलीजियन फ्रीडम और इन सब को लेकर के उनके यहाँ पर विदेश नीतियों का निर्धारण हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग ले रहे हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उनकी क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और क्या उनकी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी के बेसिस पर राज्यों के द्वारा अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक राज्य का अपना एक भौगोलिक महत्व है और उसी भौगोलिक महत्व के आधार पर, उसी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उसी भौगोलिक लोकेशन के आधार पर हर राज्य न केवल अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है बल्कि उसी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो अपने अन्य और दूरस्थ स्थित राज्यों के साथ वैदेशिक संबंधों का निर्धारण करता है। हम इस संदर्भ में इंडिया का उदाहरण ले रहे थे कि कैसे इंडिया के द्वारा जो उसकी सब कॉन्टिनेंटल पोजीशन है उस सब कॉन्टिनेंटल पोजीशन को देखते हुए वह किस प्रकार से अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है। प्राइम जो प्रायोरिटी होती है हमारी वैदेशिक नीति की, भारत की वैदेशिक नीति की, वो ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी इज़ मस्ट। इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भारत के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को प्रायोरिटी बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को निर्धारण में भारत के द्वारा एक कदम आगे बढ़ कर के भी उनके साथ दोस्ताना संबंधों का निर्वहन किया जाता है। केवल भारत ही नहीं, हम इसको दुनिया के और राष्ट्रों के उदाहरण के संदर्भ में देखें कि आज चाइना के द्वारा अदर स्टेट्स के साथ जो उसकी बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट है या चाइना के द्वारा अपनी विदेश नीति का जो निर्धारण किया जाता है उसके अपने क्या फैक्टर्स हैं, या सोवियत रूस के द्वारा जो विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है
उसके पीछे उसका अपना क्या लुकआउट है, क्या आउटलुक है, क्या दृष्टिकोण है, क्या बैकग्राउंड है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, क्या उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक उसकी थीम है। तो इसी प्रकार से हम यूनाइटेड स्टेट्स के संदर्भ में लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जब विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है तो अमेरिका के द्वारा भारत के साथ संबंधों के निर्धारण में किन तत्वों को ध्यान में रखा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ संबंधों के निर्धारण में किन तत्वों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए अमेरिका के द्वारा अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन किया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मटेरियल हम लोग लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के अध्ययन पर बल देता है। इसको ले दे करके ढेरों विचारकों के द्वारा, खासकर जो यथार्थवादी विचारक हैं, जो रियलिस्टिक अप्रोच वाले विचारक हैं, जिसमें हम मेन हंस जे मॉर्गेंथ्यू का तो नाम लेते ही हैं, अन्य और जो यथार्थवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जितना ज़्यादा बल शक्ति के ऊपर दिया गया है उतना किसी और विषय के ऊपर नहीं दिया गया। मॉर्गेंथ्यू तो साफ रूप में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी हो, शक्ति एक सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है। अब हम इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर आया, कोल्ड वॉर के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को लेकर के पूरी दुनिया में जो गुटबाजी हुई, खेमाबाजी हुई, वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इसमें पावर के रूप में उभरता हुआ जो राज्य निकल के आया वो है साम्यवादी चीन। चौथा इसमें हम लोग लेते हैं इंडिया को। इसके अलावा अन्य ऐसी पावर्स हमें देखने को मिलती हैं जिन्होंने अमेरिका और रूस और चाइना की तरह तो अपने आप को इम्पोर्टेंट पावर के रूप में दिखाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उन्होंने एक इकोनॉमिक पावर के रूप में दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया और इसके माध्यम से उन्होंने अन्य वैदेशिक राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कभी तो विश्व हमें द्विध्रुवीय दिखाई होता हुआ दिखाई देता है, कभी बहुध्रुवीय दिखाई होता हुआ दिखाई देता है, कभी एक ध्रुवीय होता हुआ दिखाई देता है, या हम ये कह सकते हैं कि दिखने को तो 2 या 3 सुपर पावर्स हमें दिखती हैं, लेकिन अन्य और इकोनॉमिक रूप में जो स्ट्रॉन्ग पावर हैं उनका भी हमें इमरजेंस देखने को मिलता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये शक्ति आपकी राजनीतिक है, सामरिक है, आर्थिक है, किसी भी प्रकार की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम इन सभी शक्तियों का अध्ययन करते हैं। आज हम जापान का अध्ययन करते हैं तो हम G8 के नाम से हम इसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उनकी जो अहमियत है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये मान करके चला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो अब इस संदर्भ में हम यदि उदाहरण लेना चाहें तो हम इसमें चाइना को ले सकते हैं कि कैसे चाइना अपने आप को एक पावरफुल राष्ट्र के रूप में उभारने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और रूस को तो हम एक इम्पोर्टेंट पावर के रूप में देख ही रहे हैं। तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखें तो हम ये मानते हैं कि उदारता के आधार पर, सहनशीलता के आधार पर, सहिष्णुता के आधार पर, शांति वार्ता की नीति के आधार पर हम केवल एक विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकते। हमें जहां शक्ति दिखाने की ज़रूरत होती है, हमें शक्ति दिखाने की भी ज़रूरत होती है। तो इस शक्ति को दिखाने के लिए फिर हमें मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का इस्तेमाल करना होता है। तो इसको लेकर के विद्वान ये कहते हैं कि हर राष्ट्र को अपने यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता ही है। इसलिए शक्ति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हम लोग लेंगे वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो आज राज्यों के बीच के संबंध हैं वो केवल द्विपक्षीय ही नहीं है, बल्कि वो बहुपक्षीय संबंध का रूप धारण करते जा रहे हैं। और राज्यों के बीच इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में, इन मल्टीलैटरल रिलेशंस के कंडक्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये राज्यों के आपसी सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन, एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में एक अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब राज्यों के बीच जो आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, सांस्कृतिक या अन्य जिस भी प्रकार का राजनीतिक और गैर राजनीतिक सहयोग हमें देखने को मिलता है, जो सहयोग के एस्पेक्ट निकल करके आ रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है, लेकिन यूएनओ के अलावा भी अन्य ढेरों ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने राज्यों के बीच, नेशन स्टेट्स के बीच आपसी सहयोग को कायम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब हम इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम यूरोपियन यूनियन ले सकते हैं, हम कोलंबो योजना ले सकते हैं, विश्व बैंक को ले सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन को ले सकते हैं। तो रीजनल पैक्ट्स जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे हम उनको भी ले सकते हैं कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक लंबे समय तक अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से जो पावर ब्लॉक्स थे उन पावर ब्लॉक्स के द्वारा, उनके लीडर्स के द्वारा संगठनों का निर्माण किया गया, जिसमें हम नाटो, सीएटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो इनको लेते हैं। तो तीसरी तरफ हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को ले रहे हैं, जिसमें हम अरब लीग को लेते हैं, अमेरिकी राज्यों के संगठन को लेते हैं, अफ्रीकी एकता संगठन को लेते हैं, हम सार्क को लेते हैं, हम आसियान को लेते हैं। तो ये जो संगठन हैं एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर करके आए, जिन्होंने उस रीजन विशेष के राज्यों के बीच आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग को कायम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तो दूसरी तरफ हमें यूएनओ के अंतर्गत ही ढेरों नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं, जो यूएनओ के झंडे के नीचे जितने भी गैर राजनीतिक पहलू हैं उन गैर राजनीतिक पहलुओं को लेकर के विश्व के राष्ट्रों के बीच सहयोग करने का, समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हम लोग लेंगे वह है युद्ध और शांति से जुड़ी हुई गतिविधियों के अध्ययन पर बल। इसमें हम देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का जो मुख्य आधार है वह है वर्ल्ड पीस का मेंटेन किया जाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को स्थापित करना, न केवल स्थापित करना बल्कि उसको बनाए रखने का मकसद पूरी दुनिया का होता है, हर राष्ट्र का होता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम युद्ध और शांति से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, हम युद्ध और शांति से जुड़े हुए मुद्दों को भी इसमें शामिल करते हैं। ये हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि राज्यों के बीच कभी भी गंभीर मुद्दों के ऊपर उनके बीच समस्या के समाधान के लिए युद्ध का होना स्वाभाविक है और इतिहास भरा पड़ा है। जहां हम चाहे ईरान इराक वॉर ले लें, भारत पाकिस्तान युद्ध ले लें, इंडो चाइना वॉर ले लें, या जो हम सोमालिया इथियोपिया के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको हम ले लें, या किसी भी प्रकार से राष्ट्रों की बीच
आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का होना आम बात है, जहां पर वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध को एक अंतिम उपाय के रूप में अपनाने का कार्य करते हैं या उसको उठाते हैं। तो यहाँ पर विद्वानों का ये कहना है कि यदि युद्ध हो गया है तो पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस बात से कंसर्न रहती है कि अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या होएगा, इस युद्ध को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त कराया जाए, इसके प्रयास में पूरी दुनिया लग जाती है। विश्व के जो ज़्यादातर राष्ट्र हैं वो इसमें अपनी एक अहम भूमिका का निर्वहन करने लगते हैं। अब केवल जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ही अब एक लास्ट रिसोर्ट नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए हमें और भी तरीके देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से राज्य दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर का आजकल एक नया कंसेप्ट चला है, उसको लेकर के भी राज्यों के बीच एक दहशत भी रहती है और राज्य उससे बचने के लिए कोशिश भी करते हैं। न्यूक्लियर वॉर का डर तो पूरी दुनिया के सामने है ही, और इकोनॉमिक सैंक्शंस के माध्यम से राज्य आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के बजाय इस आर्थिक प्रतिबंध के माध्यम से राज्यों को जो इंटरनेशनल लॉ को पालन नहीं कर रहे हैं उसके माध्यम से उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाती है। और कोल्ड वॉर ने तो इसमें एक नया आयाम जोड़ा ही है, जिसने एक लंबे समय तक पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, पूरी इंटरनेशनल एरिना को कभी भय, कभी डर और एक साइकोलॉजिकल वॉर के अंतर्गत इसको शामिल करके रखा था। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत युद्ध और शांति से जुड़े हुए मुद्दों को शामिल किया जाता है कि कैसे युद्ध और शांति, युद्ध यदि हो गया है तो शांति को कायम रखने का क्या प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट हम जो इसमें लेंगे वह है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। फेलिक्स ग्रॉस के संबंध में हम यदि देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का ही अध्ययन है, क्योंकि विदेश नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मांग एक हद तक पूरी हो जाती है। वर्तमान समय में हम विदेश नीतियों का लक्ष्य क्या है, विदेश नीतियों का एम क्या है, इसको तो हम देखते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उन राज्यों की विदेश नीतियों के निर्माण में कौन कौन लोग रोल प्ले करते हैं हम उसका भी अध्ययन करते हैं। चाहे हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में देखें, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में देखें, अमेरिका और रूस की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में देखें, तो हमको ये देखने को मिलता है कि विदेश नीतियों के निर्माण में जिन लोगों का मेन स्टेक रहता है, मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो विदेश नीति को एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक स्वरूप प्रदान करते हैं, उसके आधार पर उनकी विदेश नीतियों का संचालन होता है, विदेश नीतियों का निर्धारण होता है, विदेश नीतियों का क्रियान्वयन होता है। तो हम यदि भारत की विदेश नीति को समझना चाहें तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में क्या क्या प्रक्रिया है, पाकिस्तान की विदेश नीति के निर्धारण में कौन कौन रोल प्ले करते हैं, चाइना की विदेश नीति का निर्धारण किस प्रकार से होता है, रूस और अमेरिका की विदेश नीतियों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हम इन विदेश नीतियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है हम उनको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन से जुड़े हुए लोगों की जो सोच है उनका विदेश नीति के निर्माण में, विदेश नीति के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, हम उसको इंटरनेशनल
रिलेशंस के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। हम जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो उसमें हम एक एस्पेक्ट लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन किया जाए, कैसे किया जाए। तो यहाँ हम देखिए, जैसे एक राज्य के अंदर नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए ढेरों रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत राज्यों के आपसी संबंधों का संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वो कदम क्या सोच करके उठाया जा रहा है, क्या उसके कदम से अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी प्रकार से हानि में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को चोट पहुंचेगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन होएगा। हम उन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत करते हैं। शीत युद्ध के समय जब राज्यों के द्वारा प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से दूसरे राज्यों के मामलों में दखलंदाजी की जाती थी, तब उस समय किस प्रकार से ये वर्ल्ड ओपिनियन का उनके द्वारा वायलेशन किया जाता था, किस प्रकार से इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई जाती थी, किस प्रकार से तथाकथित रूप में ये कह करके कि हमारे राज्य के नागरिकों की सुरक्षा खतरे में थी इसलिए हमने वहाँ पर सेना भेजी। तो ये एक इतिहास हमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कि कैसे राज्यों के द्वारा अपने हितों की सुरक्षा के लिए राज्यों के दूसरे राज्यों के मामलों में न केवल हस्तक्षेप किया जाता है बल्कि ये भी कोशिश की जाती है कि हम किस प्रकार से उसके ऊपर एक डोमिनेंस की अवस्था में रहें, आधिपत्य की अवस्था में रहें, सुप्रीमेसी की अवस्था में रहें। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हम नेवल वॉर, हम एयर लॉज, वॉर क्राइम्स, आर्म्स रेस, डिसआर्मामेंट, इन सब से जुड़ी हुई जो कानून हैं हम उनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग लेंगे विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। हम ये कहें कि राज्यों के जो आर्थिक हित हैं वो किसी भी राज्य की राजनीतिक नीतियों को, राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, तो हमें इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि विदेश व्यापार राज्यों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि क्यों अमेरिका ने पिंग पोंग डिप्लोमेसी के माध्यम से चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया, क्योंकि उसे चाइना एक मार्केट के रूप में दिख रहा था। इसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा बाद में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसी नीतियों को अपनाया गया, क्योंकि उसको ये लगता था कि किस प्रकार से उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अन्य दूसरे राज्यों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करके और ज़्यादा बेहतर बनाए जा सकते हैं, उनमें वृद्धि की जा सकती है। इसका अध्ययन उसमें किया जाता है। केवल यही नहीं, राज्यों के द्वारा खासकर जो सशक्त राज्य हैं या जिसको हम ये कहें कि जो सुपर पावर्स हैं, जो भी शक्तिशाली राज्य हैं, जो भी आर्थिक रूप में संपन्न हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद दिया करते हैं, इकोनॉमिक एड दिया करते हैं। अब इस इकोनॉमिक एड के माध्यम से राज्य वास्तव में उनकी तहे दिल से, उनकी बिनाइन इंटेंशन के साथ मदद करना चाह रहे हैं, या इस एड की पॉलिटिक्स के माध्यम से वो उन राज्यों की आर्थिक नीतियों को, राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हम आर्थिक सहायता का मुद्दा ले सकते हैं, व्यापार और भुगतान का जो संतुलन है,
कार्टेल्स के द्वारा का प्रयोग राज्यों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, या जो WTO एक नए संगठन के रूप में उभर करके आया है और ये राज्यों की आर्थिक नीतियों को, राजनीतिक नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस के द्वारा किस प्रकार से राज्यों की विदेश नीतियों को, राज्यों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे राजनीतिक और सैनिक संगठनों का अध्ययन। थोड़ा सा इस संदर्भ में हम पीछे भी ले चुके हैं, जिसमें हमने राजनीतिक और गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन का जिक्र किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात जब पूरी दुनिया दो गुट में बट गई थी, एक साम्यवादी खेमा था, एक पूंजीवादी खेमा था, इसके बाद नए और संगठन भी उभर करके आए, जिसमें हम गुटनिरपेक्ष राज्यों को लेते हैं, जिसमें हम अरबिक राज्यों को लेते हैं, अफ्रीकी देशों को लेते हैं, G8, G15, G77 जैसे अनेक राजनीतिक संगठनों को, गुटों को देखते हैं। तो इन राजनीतिक गुटों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के ऊपर या संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के बाहर अनेक मामलों पर किस प्रकार से मिलजुल करके कार्य किया जाता है, सहयोग किया जाता है, इनको जो देखने का कार्य, इसको अध्ययन करने का कार्य हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखते हैं। तो अब इन गुटों में राज्य कैसे जुड़ते हैं, किस आधार पर जुड़ते हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जब राज्य इन संगठनों में जुड़ते हैं वहाँ इनके बीच क्या मतभेद हैं, क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या कारण है, और इसके आधार पर वो किस प्रकार से ये गुट सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसमें हम सार्क जैसे संगठनों को ले सकते हैं, जो कि राज्यों की अपनी आपसी विवाद और मतभेद की वजह से सार्क उतना सफल नहीं हो पाया जितना सफल हम यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों को लेते हैं, हम नाटो जैसे संगठनों को लेते हैं, हम G8 जैसे संगठनों को लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम केवल राजनीतिक पहलू को नहीं लेते, हम केवल सैनिक पहलू को नहीं लेते, हम आर्थिक पहलू को लेते हैं, व्यापारिक और वाणिज्यिक पहलू को लेते हैं कि किस प्रकार से राज्यों के द्वारा अपनी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और इन वैदेशिक नीतियों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों को पूरा करने का कार्य किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो हम ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो ये है कि हम उन कारणों को जानना चाहते हैं जिसके आधार पर राज्यों के बीच के संबंधों का निर्धारण होता है। राज्यों के बीच संबंधों के निर्धारण के माध्यम से नए नए पावर इक्वेशंस उभर करके आते हैं, नए नए शक्ति संतुलन उभर करके आते हैं। इसी शक्ति संतुलन के माध्यम से राज्यों के बीच आपस में एक दूसरे को शह और मात देने का खेल भी चलता रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो बड़े ट्रेमेंडस रूप में चेंज हुआ है, उसमें हमें क्या क्या नए नए फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।